हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। हाँ बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिफेक्ट ऑफ विज़न के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ आई एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली बहुत वाइड टर्म है वो, लेकिन आपका 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से जो मैंने आपको बताया था आप उतना ही करें। कुछ एक बच्चों ने मुझे नोट्स भेजे थे चेक करने के लिए। बच्चों, आपने उसमें गड़बड़ क्या की है मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? आप एक मिनट ध्यान से सुने। जो हमने डिफेक्ट ऑफ विज़न लिखा था, मैंने उसमें बोला था आपको मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, प्रेसबायोपिया होता है, ठीक है? आपने 10th के लेवल तक 3 ही एक्सप्लेन करने थे, मैंने उसमें शायद 4 किए थे, तो आपने 3 एक्सप्लेन करें। और जब मैंने आपको बोला था मायोपिया होता है, नियर साइटनेस होती है, क्यों होता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो था, जो फोकस था वो लेंस के नज़दीक बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है? फिर उसके कॉज भी बताए थे मैंने, ठीक है? साइज़ ऑफ मैंने आई बॉल बताया था, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, उसका फोकल लेंथ बोली थी कम हो जाती है, आई बॉल का साइज़ बढ़ जाता था, ठीक है? फिर जब आपने ये लिखा ना, तो इसके बाद इसकी डायग्राम बनानी थी आपने, ठीक है? उसमें आपने वो शेप सब बनाना था, रेटिना और फोकस रेटिना पे नोको से पहले शो करना था बस, ठीक है? फिर मैंने उसके क्या कॉज लिखने थे इसके, फिर उसके बाद रेमेडी लिखनी। जब रेमेडी लिखी आपने यहाँ हाउ दिस कैन बी करेक्टेड, तो आप लिखना था दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कौन सा था, कॉनकेव लेंस, ठीक है? फिर उसके बाद कॉनकेव लेंस का डायग्राम बनाना था। इस तरह से हर एक चीज़ का आपने अलग अलग करके करना था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने थ्योरी अलग लिखी और डायग्राम अलग बनाया, वो गलत है, ठीक है? आपने टॉपिक वाइज इसको करना है, जिसने गलत किया होगा वो इसे करेक्ट कर ले, ठीक है? तो अब बात करते हैं हम इसके साथ और चीज़ की। डिफेक्ट ऑफ विज़न आता है, डिफेक्ट ऑफ विज़न हो गया था, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नया टॉपिक। इसमें आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है? पावर ऑफ एकोमोडेशंस क्या होता है? मैंने बोला जो हमारी आई होती है, ठीक है, वो क्या करेगी, अपने आप को, अपने फोकस को अपने आप एडजस्ट कर लेती है। कई बार हमने देखा, मैंने आपको उसमें बताया भी था कि जब हम लाइट से, ठीक है, जब बहुत लाइट में जाते हैं तो हमारी आंखें सिकुड़ जाती है, ठीक है? जब डार्क में जाएगा हमारी आंखें खुल जाती है, तो मतलब आई जो अपने आप, ठीक है, अपनी फोकल लेंथ को थोड़ा सा कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकता है, ठीक है? उस एडजस्टमेंट, ठीक है, जो एडजस्टमेंट ऑफ आई, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ बाय द आई इटसेल्फ इज कॉल्ड पावर ऑफ इट्स एकोमोडेशन। क्लियर है? और मैंने कहा कम या ज़्यादा फोकल लेंथ हो सकती है, ठीक है? कई बार आपने देखा कि आप नज़दीक देखो कितना स्ट्रेस पड़ता है, या दूर से देखो स्ट्रेस पड़ता है, फिर एक नॉर्मल डिस्टेंस तक आप दिख सकते हो उसको। जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ तक आपको परफेक्टली दिखता है बिना इरिटेशंस के आप देख सकते हो, उसको हमने किया था, डिस्टिंक्ट विजन का बोला था। वो मैंने बताया था डिस्टिंक्ट विजन कितना था, 25 सेंटीमीटर बोला मैंने, हर एक नॉर्मल आइज़ का होता है, ठीक है? वो चीज़ थी। उसके बाद जो आई होती है, ठीक है, हम इसको आसानी से डोनेट कर सकते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है ना? कि किस दें, ठीक है? कोई इफेक्टेड पर्सन नहीं होना चाहिए, कोई HIV पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है? स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, वो दे सकता है, ठीक है? 15 से 20 मिनट में आई रिमूव की जा सकती है, ठीक है? तो उस तरह से ये आई जो मरने के बाद 4-5 घंटे तक हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अब हम जो करेंगे, जो नया टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, तो वो ऐसा है कि हमने प्रिज्म देखा होगा आपने। प्रिज्म में से जब लाइट गिरती है, वाइट लाइट लाइट तो हमको वाइट ही दिखती है, लेकिन जब हम प्रिज्म में से उसको देखते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारी कलर्ड चीज़ें दिख जाती है, ठीक है? एक कलर्ड सा बीम बन जाता है ना? वो चीज़ हम पढ़ेंगे। और वो जो जब वाइट लाइट प्रिज्म के ऊपर गिरती है और वो स्प्लिट हो के अपने डिफरेंट कलर्स में चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसका क्या बोलते हैं, हम उसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है? वो क्या होता है उसका डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है? क्लियर है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट समझ गए? तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या बोलोगे आपको कि व्हेन द व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है? पूछा जाता है कि व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट? क्या होता है? व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म and it gets split into its constituent colors is called dispersion of light. क्लियर है? न्यूटन ने भी इसके ऊपर वर्कआउट किया था, ठीक है, कि भाई जो कलर हमारी जो लाइट होती है वो 7 रंगों की बनी होती है, ठीक है? उन 7 रंग को क्या नाम दिया था, किस तरह से उनको याद रखते हैं, दैट इज विवग्योर, ठीक है? विवग्योर एक पैटर्न दिया गया था याद करने के लिए कि आप वो जो कलर जो थे वो डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसमें रेड कलर सबसे पहले ऊपर होता है, फिर नीचे क्या होता है, वॉयलेट कलर होता है, तो इस तरह से बीच में बाकी कलर्स आते हैं, ठीक है? विवग्योर आप समझिए, वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया, ठीक है? ये कलर से इनको याद करने के लिए किस तरह से इसको नाम दिया था कि विवग्योर। क्लियर है? तो ये कलर होते हैं। तो अब ये कलर जो होते हैं, अगर इसको खत्म भी करना है व्हाइट लाइट, तो न्यूटन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक और प्रिज्म ले लिया और अपोजिट इसमें उसको रख दिया,
प्रिज्म में। तो जो स्प्लिट करके लाइट 7 कलर में हो गई थी वो फिर से इकट्ठे होके और सिंगल कलर से निकल गए। ठीक है, अब बात आती है कि कलर स्प्लिट क्यों करता है। अब होता क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, जब एक कलर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और जो कितना बेंड किया वो डिपेंड करता है उसके एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर, और जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो अलग अलग कलर का अलग अलग होता है। ठीक है, तो जब उनका जो रेड कलर है उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है, वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, बाकी का इनके बीच का होता है। तो सभी कलर अपने अपने एंगल ऑफ डेविएशन के हिसाब से स्प्लिट कर जाते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से हमको वो कलर्ड स्पेक्ट्रम दिखता है। क्लियर है। सेम वे में, ठीक है, आपको पेपर में भी क्वेश्चन भी आता है जो मैं बताने वाला हूं कि हाउ द रेनबो आर फॉर्म्ड, हाउ द रेनबो आर फॉर्म्ड। कारण क्योंकि हमने देखा है कि जब कभी बारिश होती है तो बारिश के बाद जब पतली सी धूप निकलती है और बिल्कुल हल्की सी बूंदाबांदी हो रही होती है तो हमको एक इंद्रधनुष जिसे हम बोलते हैं वो आसमान में दिखता है। ठीक है, क्लियर है, उसे क्या बोलते हैं, रेनबो। क्लियर। अभी बनता है कैसे, क्यों बनता है, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिए आप। क्या होता है कि जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद, जो बारिश होने की वजह से या बारिश होने के बाद पूरे एटमॉस्फेयर में कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं रहता, क्योंकि बारिश के कारण सेटल डाउन हो चुके होते हैं और पूरा एटमॉस्फेयर क्या होता है, साफ होता है। ठीक है, उसमें अगर सन निकलता है तो हमारे बैक साइड में अगर सन है, जब वो सन रेज निकलती है और उसी समय ड्रिजलिंग हो रही हो, बूंदाबांदी हो, हल्की सी बारिश लगी हो, तो पानी की हर एक बूंद उस समय प्रिज्म का काम करेगी, पानी की बूंद प्रिज्म का काम करेगी, और जैसे ही वो व्हाइट लाइट उन बूंदों में से होकर क्रॉस करी तो वो व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर में स्प्लिट कर जाएगी और हमको वो रंगीन चीज, एक रंगीन सा बैंड आसमान में दिखेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेनबो। क्लियर है। तो इस तरह से डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से या उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें एक बहुत कलर्ड बीम दिखता है और उसे हम रेनबो बोलते हैं। क्लियर है। फिर से मैं आपको बताता हूँ क्या करोगे, किस तरह से करोगे कि वेल आफ्टर अ रेन atmosphere is very clear, all the dust particles are settled down, and after that when the sun shine and there will be also a little drizzling, and at that time the drop of water will act a prism, and the white light when passes through these drops get split into its constituent colors, so the rainbow are formed. Clear? So this is simply a dispersion of light or the formation of a रेनबो। क्लियर है। इसके बाद हम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इसका बता देता हूँ। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है कि हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, सेम वे में एटमॉस्फेयर में भी रिफ्लेक्शन होता है। वो कैसे होता है कि जैसे हमें पता है कि जो नीचे ग्राउंड का टेम्परेचर कुछ और होता है, जैसे हम ऊपर गए तो उसका टेम्परेचर क्या हो, कुछ और हो गया, ऊपर कुछ और हो गया, और उसकी वजह से उसकी डेंसिटी में भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि ऊपर का जब आएगा तो वो क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम होती गई, कम डेंसर होता जाएगा, टेम्परेचर कम हो गया, तो जब वो नीचे आएगा तो डेंसर रेयर मीडियम जो है उसकी डेंसिटी कम होगी ना, जब वो डेंसर रेयर से डेंसर मीडियम में गया, ठीक है, तो क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब वो डेंसर से रेयर में जाता है, ठीक है, जब टेम्परेचर चेंज हो गया, डेंसिटी चेंज होगी, तो क्या करेगा, ऊपर से जब नीचे को आएगा तो उसमें क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन चेंज होती गई, जो लेयर टू लेयर टेम्परेचर के वाइज लेयर टू लेयर उसका जो रिफ्रैक्शन है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। और उसकी जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट वहां पे देखते हो, सपोज स्टार है, ठीक है, स्टार जो होते हैं उनकी लाइट हमारे तक आती है, ठीक है, दे हैव टू ट्रैवल थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है, तो डिफरेंट लेयर्स भी क्या होती है, डिफरेंट होती गई, तो रे जो थी वो क्या होती गई, उनकी रिफ्रैक्शन होती गई, ठीक है, एक लेयर पे रिफ्लेक्शन और दूसरे पे कुछ और, तो डेंसर रेयर डेंसर इस तरह से वो चेंज होती गई, जिसकी वजह से जो स्टार की जो अपीयरेंट पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है और हमको ड्रिजल करता हुआ दिखता है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, स्टार्स आर ट्विंकलिंग, ट्विंकल करेगा, ट्विंकल समझ लो, ट्विंकलिंग क्या हुई, उनकी अपीयरेंट पोजीशन चेंज हो रही है जिसकी वजह से हमको वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाई द स्टार्स ट्विंकल, ठीक है, आप सिंपली लिख सकते हो, स्टार हैज देयर ओन लाइट, ठीक है, द लाइट ऑफ स्टार हैज ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस टू रीच अस, ठीक है, ड्यूरिंग देयर पाथ दे गोज थ्रू डिफरेंट, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू दिस their apparent position continuously changing, so
दे लुक्स, सो दे लुक्स, क्या अपेरेंट पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, सो दे लुक्स लाइक ट्विंकलिंग, सो वी कैन से दैट द स्टार ट्विंकलिंग। क्लियर है इतना सा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई द हाउ द रेनबोज आर फॉर्म एंड व्हाई द स्टार्स ट्विंकल। ठीक है, कुछ ही और एप्लीकेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप इसे ध्यान से पढ़ें। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।